नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है कृष्णा लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में एकदम शुरू से पढ़ा जाएगा। वर्ड, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, उसके प्रकार, फिर क्या बोलते हैं, घोष, अघोष। इस तरह का एक ही वीडियो में इसको हम लोग समाप्त करने का कोशिश करेंगे 10 से 15 मिनट में। और इसका बहुत ही महत्व है हिंदी में। इससे 5-7 नंबर का आ जाता है। पूरे हिंदी को हम लोग 10 से 15 क्लास में ख़त्म कर देंगे। इसके पहले हमने संधि ट्रिक से बताया है और समास को भी 5-7 मिनट में समाप्त किया है। उसको आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। दोस्तों, हिंदी में सबसे पहले भाषा। हिंदी क्या है? भाषा है। तो भाषा का परिभाषा क्या हो जाएगा? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी भावनाओं को क्या करता है? मनुष्य अपनी भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है या प्रकट करता है। तो क्या हुआ? भाषा एक माध्यम हो गया जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावनाओं को प्रकट करता है। भाषा को 3 भागों में बांटा गया है: लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा में लिखकर अपनी भावनाओं को प्रकट करना, जैसे किसी भी पत्र को लिखना या किसी नोटिस को जारी करना, या जैसे हम बोर्ड पे लिख के बता रहे हैं वैसे, या बुक लिखा हुआ होता है, अखबार लिख के आता है। मौखिक भाषा में बोलकर अपनी भावनाओं को प्रकट करना, जैसे भाषण हुआ या किसी बात विवाद हुआ, जैसे हम बोल के अपनी बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं, इस तरह का। सांकेतिक भाषा आप लोग कई जगह देखे होंगे, जैसे रोड पे यू टर्न, स्टॉप या जेब्रा क्रॉसिंग, इस तरह का संकेत में बताया जाता है कि यहाँ पैदल यात्री जा सकते हैं, यहाँ रुकना है, यहाँ से यू टर्न लेना है। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? जब पूछेगा तो ध्वनि। इसमें बड़ा लोग कंफ्यूज होते हैं, वर्ड मारना है कि ध्वनि मारना है। जब कहेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि तो होता है, लेकिन जब कह देगा कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण या अक्षर होता है। वर्ण क्या होता है? वर्ण ध्वनियों के मेल से वर्ण का निर्माण होता है। ध्वनि मिल के वर्ण का निर्माण करते हैं। ध्वनियों के मेल से वर्ण का निर्माण होता है। इसके बाद क्या हुआ? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। माला दिख रहा है, जैसे माला में मोतियों को पिरोया जाता है तो बहुत संख्या में मोतियां होती हैं। उसी तरह वर्णमाला में 52 संख्या में वर्ण होता है। मतलब हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर हैं या 52 वर्ण हैं। उसमें 11 स्वर हो गया और 33 व्यंजन हो गया और अन्य है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उच्चारण की दृष्टि से जब कहेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि हो जाएगा, और लेखन की दृष्टि से कहेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण या अक्षर हो जाएगा। दोस्तों, हिंदी व्याकरण में वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है? वर्णमाला को क्या किया गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर का भी 3 प्रकार है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। और व्यंजन का भी 4 प्रकार है। उसमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ये पूरी व्यंजन की श्रेणी में नहीं आती है। इसको देखिए, 25 होता है स्पर्श व्यंजन, 4 होता है अंतस्थ व्यंजन और 4 होता है ऊष्म व्यंजन। और संयुक्त की भी संख्या 4 होती है, जैसे छ हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया और श्र हो गया, श्र हो गया। ठीक है? और इन सब के बारे में आगे डिटेल में पढ़ा जाएगा। स्वर क्या है? जिस वर्ण के उच्चारण में क्या करना है? जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता ना पड़े। मतलब कि ये जो स्वर है स्वतंत्र होता है, किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़े उसे
स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे ओ, इनकी संख्या कितनी है? 11। ओ, आ, ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, एड़िए, ऐनके, ओखलो और अतो, इनकी संख्या कितनी हो गई? 11। इसमें ओ की तो मात्रा होती ही नहीं है, आ की मात्रा खड़ी पाई हो गया, और बड़ी, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ का मात्रा हो गया, ऋषि का मात्रा हो गया, एड़िए, ऐनक, ओखल और अतो का मात्रा हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार में हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ स्वर। दोस्तों अब हम लोग स्वर के भेद जानेंगे। इसमें ह्रस्व स्वर आ गया, दीर्घ स्वर आ गया और प्लुत स्वर आ गया। तो ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व का मतलब हुआ छोटा, कम टाइम छोटा हुआ, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन? अ हो गया, ई हो गई, छोटा ऊ हुआ और ऋषि हुआ। इसके बाद पढ़ेंगे दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व के लगभग 2 गुना समय लगता है, ह्रस्व के 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। आ है, ई है, बड़ी है, बड़ा ऊ है, एड़ी है, ऐनक है, ओखलो और अतो। मतलब ये कि जो 11 में से उसमें अ, ई, छोटा ऊ, ऋषि छोड़ के बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ हो गया। अब आप सोचेंगे कि ये तो यही 11 हो गया। आप कहते कि स्वरों की संख्या 11 है, तो ये प्लुत स्वर थोड़ा सा एक अलग से होता है। तो ये क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व के 3 गुना से अधिक समय लगता है, 3 गुना से अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या क्या? केवल 1 है। ओम जैसे लिखेंगे ओम, रोम, भैया, इसमें क्या बहुत खींचना पड़ रहा है। अब प्लुत में हिंदी में गिनती का 3 लिखा होता है ऐसे, ठीक है। स्वरों का उच्चारण स्थान। अभी तक तो हम लोग जानते थे कि व्यंजनों का उच्चारण स्थान, लेकिन अभी ट्रेंड में बहुत है कि एग्जाम में अब व्यंजनों को छोड़ के स्वरों का उच्चारण स्थान पूछ लेता है। तो स्वरों की संख्या 11 हो गया। स्वर और स्वरों का उच्चारण स्थान। ओ और आ कंठ से, ठीक है। ई बड़ी तालु से, ऊ छोटा ऊ ओष्ठ से, ऋषि मुर्दा से, ए और ए कंठ और तालु, कंठ तालु से, फिर ओ कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ, ठीक है। यहाँ अब स्वर खत्म हो जाता है। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में क्या होता है? स्वरों उच्चारण जो है स्वरों की सहायता से की जाए, ठीक है। जिन वर्णों की उच्चारण स्वरों की सहायता से की जाए, मतलब ये कि स्वतंत्र नहीं है, इसका बिना स्वर की सहायता का इसका उच्चारण नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हम क लिख दिए, क व्यंजन है, तो क अधन अ मिला के क होता है, तो ये क्या स्वर है ना। उसी तरह कह रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से की जाए तथा हवा कंठ से निकलकर, ये कंठ है, कंठ से निकलकर मुंह में रुकते हुए बाहर आए, उन्हें व्यंजन कहते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं व्यंजन की संख्या 33 है। हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। इसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन और 2 उक्षिप्त व्यंजन, ठीक है। हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या अब कितनी हो गई? 39। मूल है, मूल कहेगा तो 33, 33, और कुल कहेगा तो 39, 39। अब व्यंजन के भेद में स्पर्श व्यंजन हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन हो जाएगा, उत्तिक। दोस्तों अब हम लोग व्यंजन के प्रकार को जानेंगे। उसमें हम लोग
स्पर्श व्यंजन को जानेंगे। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा और ओष्ठ को स्पर्श करते हुए मुख से बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय कंठ, तालु, मूर्धा और ओष्ठ को स्पर्श करते हुए जब बाहर आती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में से अक्सर पूछता है। इसको 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसमें 5-5 होता है। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ठीक है। उसी तरह च वर्ग में क्या है? च, छ, ज, झ, इया, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। उसी तरह ट वर्ग में ट, ड, ट, ठ, ड, ढ, अड़, इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। उसी तरह त वर्ग में त, थ, द, ध, न, इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत। ठीक है। उसी तरह प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। अब इनको जानेंगे कैसे? क वर्ग में क से स्टार्ट होके और अंग तक जाएगा, और इसका जब क से शुरू हुआ है तो क का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। उसी तरह च का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। उसी तरह ट का मूर्धा हो जाएगा। त में द है तो दंत हो जाएगा, दंत, दंत हो जाएगा। प का ओष्ठ हो जाएगा। इनकी संख्या कितनी है? 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है। अब इसका अगला जो है, इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। हम व्यंजनों की संख्या कितना बताए थे? मूल हिंदी में 33 और कुल जो है 39। 33 में 25 जो है स्पर्श व्यंजन है, केवल अकेले 25 स्पर्श व्यंजन है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है। क्या? स्वर और व्यंजन के मध्य, मध्यस्थ समझते होंगे। उसी तरह अंतस्थ, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या क्या होती है? 4 होती है। तब कितना हो गया? 25 और 4 29 हो गया। ये जैसे में कौन कौन हो जाएगा? य, र, ल और व, ये हो गया अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद से ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये है ऊष्म व्यंजन। ये पूछता है तो ऊष्म व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख से टकराकर गर्म या गर्मी पैदा करें, उसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। वैसे ही लग रहा है कि ऊष्म मतलब गर्मी, तो हवा जब मुख से टकराएगी तो गर्मी उत्पन्न होगी। इसकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन? जैसे में स, स, ह। आप बोल के देखिए, मुख से हवा टकरा रही है कि नहीं? आप जितना भी वर्णमाला में है उसको आप मुख से ही कर लेंगे एग्जाम हॉल में। ये नहीं है कि उसमें टेंशन है कि हमको याद करना है एकदम इसमें। और इसमें हम एक भी पॉइंट छोड़ भी नहीं रहे हैं, एकदम A to Z पूरा बता रहे हैं। एक भी पॉइंट यदि आपका एग्जाम में छूट जाए तो कहना, ठीक है। इसके बाद से ये अब अलग से आ जाती है। देखिए 25, 4 29 और 4 33, यहाँ तक क्या हो गया? व्यंजन हो गया। अब अलग से जो 39 व्यंजनों की संख्या बताए हैं तो ये अलग से आती हैं सब। इसमें क्या? संयुक्त व्यंजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एग्जाम में ये पूछता है। जैसे 2 अलग अलग व्यंजनों को मिलाकर जो व्यंजन बनता है उसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जैसे अब देखिए, कई लोग मिस ये करते हैं कि यहाँ भी हलंत रहता है
तो और यहाँ नहीं रहेगा तो इसको सही मान लेते हैं, लेकिन नहीं, ये ध्यान देने वाली बात है कि पहला ही अक्षर छोटा होना चाहिए या इसमें हलंत का चिन्ह होना चाहिए। तो क और ख मिला के क्या हो गया श्र, त आधा त और र मिला के क्या हुआ त्र, ज और या मिला के हुआ ज्ञ, स और र मिला के हुआ स्र। ठीक है। इसी तरह है उक्षिप्त व्यंजन। उक्षिप्त व्यंजन, इनका उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण करते समय, ठीक है, हमारी जीभ जो है तालु को छूते हुए क्या करती है, तालु को छूते हुए झटके से नीचे की तरफ आ जाती है। इनकी संख्या कितनी है, 2, ढ ढ। इनको क्या कहते हैं, इनको दी अस्पृष्ट या ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं। उक्षिप्त व्यंजन जो है, जब इसका उच्चारण करते हैं तो हमारा जो जीभ है वो तालु से झटके से टकरा के और नीचे आ जाती है, और इसको द्विअस्पृष्ट या ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं। अब इसके बाद से पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, ल एक मात्र है ल, ठीक है। पार्श्विक व्यंजन, ल का उच्चारण स्थान, मतलब ल को जब हम उच्चारित करते हैं, ल का उच्चारण करते समय हमारी सांस जो है जीभ के बगल से गुजरती है। पार्श्व मतलब जीभ के बगल से गुजरती है, तो ये क्या हो जाएगा, पार्श्विक व्यंजन है, एक मात्र होता है। उसी तरह दंतोष्ठ हो जाएगा। दंतोष्ठ जो है हिंदी वर्णमाला में वकील व को दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। उसी तरह अब मान लीजिए काकल्य व्यंजन। काकल्य व्यंजन में क्या होता है, एक मात्र काकल्य व्यंजन, हिंदी वर्णमाला में ह को काकल्य व्यंजन कहते हैं। एक मात्र ह है जिसको काकल्य व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कंठ से थोड़ा नीचे होता है। क्या होता है, कंठ से थोड़ा नीचे होता है इसका उच्चारण स्थान। इसके बाद है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में च वर्ग की प्रथम 4 च छ ज झ को क्या बोलते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। इसके बाद से नासिक के व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में अंग, इया, अड़, न, म को नासिक के व्यंजन बोलते हैं। नासिक के व्यंजन कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान जो होता है नाक से होता है, ठीक है। इसके बाद से प्रकंपित व्यंजन, ये इम्पोर्टेंट है। एक मात्र र जो है प्रकंपित व्यंजन है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ में 2 या 3 बार कंपन होता है, उसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। प्रकंपित मतलब कंपन से है। कंपन मतलब 2-3 बार जीभ का कंपन करना प्रकंपन में होता है। जैसे र बोलिए, र। अब ये व्यंजन खत्म हो गया। अब अयोग्यवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अयोग्यवा का अर्थ है अ के योग से जो शब्द बनेगा उसका सार्थक अर्थ जो मिलेगा वो अयोग्यवा होगा। किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वे अयोग्यवा होते हैं। जैसे प्रातः में ये विसर्ग लगा है, अंधेरा में अनुस्वार लगा है, और गांव में चंद्रबिंदु लगा है। अयोग्यवा के भेद 3 भेद है, अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक। अनुस्वार क्या है, इसमें अंग का मात्रा लगा रहता है। अनुस्वार का चिन्ह जो है अंग होता है, जैसे हंस हो गया, वंश हो गया, पंख हो गया, अंश हो गया, रंक हो गया, मयंक हो गया, जो भी है इस पे अंग का मात्रा लगा रहेगा तो अनुस्वार होगा। अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है वो नाक होता है, नाक से इसका उच्चारण किया जाता है अनुस्वार का। विसर्ग 2 ठो बिंदु लगा रहता है, विसर्ग का चिन्ह होता है। जैसे प्रातः ये बिंदु लगा है विसर्ग का, अतः विसर्ग का बिंदु लगा है, नमः निःशुल्क, ठीक है। अनुनासिक चंद्र बिंदु
अनुनासिक का चिन्ह प्रयोग होता है, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। जैसे आँख हो गया, आँख में चंद्र बिंदु लगा है, गांव हो गया, सांप हो गया, ऐसे शब्द जिसमें चंद्र बिंदु लगा रहा है वो अनुनासिक होता है। जिसमें अंक का मात्रा लगा रहा है वो अनुस्वार होता है। जिसमें डबल बिंदु लगा रहता है वो विसर्ग होता है। और ये तीनों अयोग वाक्य के अंदर में आते हैं। ठीक है, देखिए जितना इसको हम पढ़ा दिए हैं, इसको एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। इसी में से आना है, 5-7 नंबर का आ जाता है। ये आप लोग को हल्का में इसको लीजिएगा तो कोई दिक्कत हो जाएगी, हल्का मत लीजिएगा। देखिए अब स्वर्ण है, स्वर है, स्वर जो वर्ण है इसको 2 भागों में बांटा गया है, जीभ के प्रयोग के आधार पे और मुख द्वार खुलने के आधार पे। अब देखिए जीभ के प्रयोग के आधार पे अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य या केंद्रीय स्वर। ठीक है, उसी तरह मुख खुलने के आधार पे मुख खुलेगा, पूरा खुलेगा तो विपरीत, उससे कम खुलेगा तो अर्ध विपरीत, संकरा होगा तो संवृत, थोड़ा सा संकरा होगा तो अर्ध संवृत। इस तरह इसके बारे में हम लोग जान लेंगे, स्वर वर्ण के बारे में अगले वीडियो में। और उसके बाद से एक व्यंजन में होता है अल्पप्राण व्यंजन, उसके बाद से महाप्राण व्यंजन, जिसको अगले वीडियो में जानेंगे। घोष को ही सघोष बोलते हैं, सघोष व्यंजन। इसके बाद से घोष, अघोष, अघोष व्यंजन। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करता है, तो आप लोग इसको दोहरा लीजिएगा। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।